बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो ऑलरेडी पास्ट बोर्ड पेपर्स हैं तो क्या वो बहुत ही मुश्किल बनाए जाते हैं या इजी बनाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स का अक्सर कहना होता है कि बहुत मुश्किल पेपर आ रहा है, हमें समझ नहीं आता। ठीक है, दूसरा हम इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे कि ऑलरेडी जो आपका मैथ्स बायो और फिजिक्स का पेपर हो चुका है सेकेंड ईयर फेडरल बोर्ड 2021, तो उसके अकॉर्डिंगली आप क्या कंपैरिजन करते हैं कि किस तरह के पेपर आ रहे हैं और क्या एक्सपेक्टेड है कि केमिस्ट्री का पेपर सेकेंड ईयर का कैसा आएगा। तो स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स क्वेश्चंस कर रहे हैं। एक स्टूडेंट है मुमताज़, उन्होंने क्वेश्चन किया कि मैम पता नहीं चलता कि क्वेश्चन कहाँ से उठा के दे देते हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि मैं पूरे चैप्टर्स की तैयारी करता हूँ फिर भी पेपर जो है वो नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि डायरेक्टली तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब पेपर उनके सामने आ जाता है तो वो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, उनका माइंड जो है वो ब्लैंक हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपके पास 2019 फाइनल एग्जाम फेडरल बोर्ड का पेपर जो है वो एनालाइज करके आपको दिखाती हूँ कि इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। इसमें आप पूरे 85/85 मार्क्स ले सकते थे, यानी जिन बच्चों ने अटैम्प्ट किया है या इसी तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए, ठीक है, पेपर्स आ जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपके पास सिंपल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी हुई है ट्रांजिशन एलिमेंट की और कहा हुआ है कि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए हैं। ठीक है, अगर आप इसकी जो है पूरा एटॉमिक नंबर बता दें, भाई ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स गिवन हैं उनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके और आप सिंपल जो है वो सिलेक्ट कर लें आंसर। ठीक है, देन जो क्वेश्चन आया हुआ है वो सॉल्युबिलिटी से आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए सेकंड ग्रुप और फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप में अगर आप देखें तो आपके पास थर्मल स्टेबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, यानी हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स और इसी तरह नाइट्रेट्स, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली दिया हुआ है कि मतलब आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करिए डिक्रीज करिए। ठीक है, तो ये तो आपने याद किया होगा। देन आपके पास आ जाता है बायोकेमिस्ट्री में से कि कौन सा ऐसा आपके पास न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी डेफिशिएंसी से कोई जो है वो डिजीज़ हो सकती है। अब वो डिजीज़ लिखी हुई है तो ये अगर आपने याद किया होगा तो आप डायरेक्टली लिख लेंगे। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड्स किन से मिलकर बनते हैं? सिंपल न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं। पॉलीइथाइलिन जो है वो किसकी एग्जांपल है? अब आपके पास जो इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियल चैप्टर, उसमें आपका पॉलीमर का टॉपिक इंक्लूडेड है, तो उसमें है ये 2 चीज़ें। ठीक है, एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। तो ये पॉलीइथाइलिन किसकी एग्जांपल है वो आप लिख सकते हैं ईजिली। ठीक है, अब रायने निकल बिल्कुल 16 चैप्टर का आप कह लेंगे पहला रिएक्शन है। ठीक है, आपके पास तो उसमें आपके पास देखें रायने निकल जो है वो किस एलॉय से मिलकर बनता है? निकल एल्यूमिनियम, ये आपने कब से रटा हुआ है। और देन आप आ जाएं डेक्स्ट्रो रोटेटरी लीवर रोटेटरी, अगर दोनों की अमाउंट इक्वल होगी, ठीक है, 50-50% होगी, तो किसी भी साइड पे जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट मूव नहीं करेगी। अब जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो उसी साइड मूव करेगी। ठीक है, नेगेटिव की ज़्यादा है तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी। इसी तरीके से अब ये SN1 SN2 आपको कितनी डिटेल में पढ़ाया हुआ है उसके बारे में आपसे कुछ भी पूछ लें। देखें 7 तो पॉइंट्स हैं टोटल उसके, उसमें क्या मुश्किल है? अब वो कह रहे हैं कि कौन सा जो रिएक्शन है वो 1 स्टेप है। देखें SN1 और E1 ये 2 स्टेप रिएक्शन है, तो इसका मतलब वो SN2 और E2 1 स्टेप रिएक्शन होंगे। तो ये बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मतलब इसमें कोई घुमा फिरा के वाली तो बात ही नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में मैक्सिमम होगी? अब आप यहाँ पर चेक कर लें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मैंने आपको कितनी बार जो है वो बताई है कंडीशन कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए और उसके साथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन भी होना चाहिए। ठीक है, तो इन तमाम में A-C-D में इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, अल्कोहल में है, तो इसमें देख लें कोई भी रटा नहीं है। एसिटिक एसिड सोडियम मेटल के साथ मिलके क्या बनाएगा? देखिए एसिटिक एसिड है, अपना हाइड्रोजन लीव करेगा और हाइड्रोजन जो है वो लीव करता है और सोडियम उसकी जगह अटैच हो जाएगा। तो हाइड्रोजन जो लीव करेगा तो वो किस फॉर्म में होगा? जाहिर सी बात है वो H2 की फॉर्म में ही होगा। ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम मिलकर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना देंगे। फिर आप आ जाए एनालिटिकल केमिस्ट्री में, वहाँ पे आपको हर टेक्निक के स्टार्ट में उसकी रेंज बता दी है। यूवी की क्या रेंज है, IR की क्या रेंज है, तो ये रेंज आपने याद की होगी तो आप टिक कर लेंगे, नहीं याद की तो फिर आप इधर उधर ही देखेंगे और कहेंगे मुश्किल आ गया पेपर।
ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है, देन हमारे पास आ जाता है हार्ड एंड रिजिड रॉकी अर्थ क्रस्ट को क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब ट्रांजिशन मेटल्स का आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर, उसमें आपने उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है, बाइंडिंग एनर्जी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एलॉय फॉर्मेशन। तो एलॉयज कौन बनाती है, वो जाहिर सी बात है, अब एलॉयज अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स तो बनाती नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बनाते हैं। तो इसमें कौन सा आप मुझे बताएंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट पूछ लिया। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें, which of the following pair has both members of the same period and same period of the periodic table। तो इसमें भी इतनी कोई सोचने वाली बात नहीं है, इसमें आप जो है वो इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, आप रफ स्केच बना लें कि आपके पास जो एटॉमिक नंबर के लिहाज से आपके पास पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, सोडियम होता है, उसके बाद मैग्नीशियम होता है, और अगर सेकंड ग्रुप में देखें तो मैग्नीशियम से नीचे जो है वो कैल्शियम होता है, और इसी ग्रुप में एंड पे आपको पता है कि आर्गॉन 18 एटॉमिक नंबर पर है। ठीक हो गया। तो क्लोरीन तो आप ऑलरेडी इतनी दफ़ा यूज़ कर चुके हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 7 है और क्लोरीन से डाउन पे ब्रोमीन प्रेजेंट है। तो अब इसमें जो आपसे पूछे गए हैं वो कौन कौन से हैं, एक हो गया आपके पास सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया। अब सेम पीरियड में कौन से प्रेजेंट है, सोडियम और क्लोरीन प्रेजेंट हैं, तो इसमें आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी ये चेक करने का मैंने आपको बार बार फार्मूला बताया है, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स और लॉन पेयर्स चेक कर लें। ठीक है, और फॉर्मेल्डिहाइड में आपके पास सराउंडिंग एटम्स कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है तो 3 सराउंडिंग एटम्स हैं, लॉन पेयर कोई नहीं है। ठीक है, 3 सराउंडिंग एटम्स, लॉन पेयर कोई नहीं है, तो टोटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स चाहिए, 3। तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स बनते हैं, एक s और 2 p से। ठीक है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन। तो आपसे किसी भी एटम की हाइब्रिडाइजेशन पूछ लें आप इजीली बता दें। ठीक हो गया। अब फिर आपके पास अल्काइल साइनाइड्स जो हैं वो जब रिडक्शन करते हैं, अब इतना इजी है, कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन ऐड कर दें, नाइट्रोजन के साथ भी 2 हाइड्रोजन ऐड कर दें, तो ये सिंपल प्राइमरी अमीन्स बन जाएंगे। ठीक है, और पिरिडीन आपके पास क्या है, पिरिडीन का स्ट्रक्चर आपको आएगा तो आप बताएंगे कि ये हेट्रोसाइक्लिक है या एरोमेटिक है या एलिफेटिक है। तो अब हम यहाँ पर पिरिडीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें देखें रिंग के अंदर एक नाइट्रोजन होता है। ठीक है, बाकी 5 कार्बन होते हैं। ठीक है, अब ऑल्टरनेट पे जो है वो आपके पास डबल सिंगल बॉन्ड होंगे। तो एक तो ये हेट्रोसाइक्लिक भी हो गया और दूसरा जो है वो एलिफेटिक नहीं है, यानी स्ट्रेट चेन नहीं, एरोमेटिक है। तो इसमें आपके पास हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। तो देखें कितना इजी और सिंपल आया, लेकिन वही बात है कि याद हुआ होगा तो अब कुछ चीज़ें कैलकुलेट करने वाली भी थी और कुछ जो है डायरेक्ट वाली भी थी। तो अब इसमें आपको हर तरह का जो है वो इजी आ रहा था, जिस बच्चे ने कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है और पढ़ा हुआ है तो वो कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम सेक्शन बी को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो आपका जो पीरियड 3 में से मस्ट क्वेश्चन आता होता है, लेकिन वो तो एब्सेंट हो गया। ठीक, देन डायरेक्टली ट्रांजिशन मेटल्स में आपने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं, बाइंडिंग एनर्जी, एलॉय फॉर्मेशन, ठीक है, और भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में से पहले 2 क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, यानी इसमें से हमारे पास सेकंड और थर्ड जो क्वेश्चन है वो उसमें से आ गया। 4th क्वेश्चन इंडस्ट्रियल में से है, लेकिन इंडस्ट्रियल में से आप कमोडिटी केमिकल्स का क्वेश्चन निकाल दिया है तो वो नहीं आ रहा। अब आ जाएं आप एनवायरमेंटल में। एनवायरमेंटल में देखें आपके पास हैं ही मेन टॉपिक्स। एक तो ओजोन की बात होती है, वहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, एसिड रेन की बात होती है। तो ये आपके पास ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है कि ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो कैसे ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर रहे हैं। तो ये उस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, डायरेक्टली आपने अगर पढ़ा हुआ है तो आप लिख सकते हैं। फिर आ जाएं आप एनालिटिकल केमिस्ट्री में, उसमें NMR में से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया हुआ, TMS क्या होता है उसका रोल बता दें। देन आ जाएं आप बायोकेमिस्ट्री में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक बड़ा इजी स्टूडेंट्स को लगता है, वो इतना ज़्यादा उसको फोकस ही नहीं करते। लेकिन देखें पॉलीसेकेराइड्स की डेफिनेशन पूछ ली और साथ सेलुलोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाने के लिए पूछ लिया, लेकिन अब न्यू बुक में सेलुलोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं हुआ। ठीक है, तो उसमें जो मोनोसेकेराइड्स हैं उनके ओपन और क्लोज चेन स्ट्रक्चर्स हैं, तो आप उनकी प्रैक्टिस कर लें। देन आ जाएं
इनऑर्गेनिक में ग्रुप 7 में जब आप जाते हैं ना तो आपके पास सीधे क्वेश्चंस बने हुए हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बड़ा ही आप कह लें एनॉमलस बिहेवियर ट्रेंड शो हो रहा है, तो वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये तो नहीं पूछा जाएगा भाई टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो भाई एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ ना पूछने वाला, क्योंकि आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। आपसे कोई कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, अगर कोई एनॉमलस बिहेवियर शो हो रहा है तो वो पूछा जाएगा ना, ऐसे तो नहीं मतलब बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर देखें इसमें प्रॉपर्टीज में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एंथैल्पी दो ही एनॉमलस बिहेवियर थे, दोनों ही पूछ लिए इन्होंने, ठीक है। फिर आ जाए नेक्स्ट ग्रुप 4 में भी सीधा टेट्रा हैलाइड्स का पूछा हुआ है। अब आप जरा एक और बात यहाँ पर नोट करें, जो भी आप ग्रुप्स प्रिपेयर कर रहे होंगे ना, ठीक है, यानी चाहे वो ग्रुप 1 है, ठीक है, ग्रुप 1 है, 2 है, 4th है या 7th है, ठीक है, उनमें आप जरा नोट करें कि उन्होंने काफ़ी बताया कि जैसे लिथियम है, लिथियम अपने बाकी मेंबर्स से बड़ा डिफरेंटली बिहेव कर रहा है, फ्लोरीन अपने मेंबर से बाकी मेंबर से डिफरेंटली बिहेव कर रहा है, वो होता है ना टॉप मेंबर जो है वो बड़ा ही डिफरेंट बिहेव कर रहा है, ठीक है, बाकी मेंबर से, है तो उसी फैमिली का हिस्सा ही, लेकिन उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी आदतें बड़ी डिफरेंट हैं। वो कहते हैं ना कोई एक वो ये हमें टीचर्स भी बताते होते थे कि एक बच्चा है तो जो फैमिली का सबसे छोटा बच्चा होता है वो इतना शरारती होता है कि वो बाकी मेंबर से बड़ा ही डिफरेंट बिहेव कर रहा होता है। बंदा कहता है कि अच्छा ये इसी फैमिली का बच्चा इतना शरारती है, तो वो इस लिहाज से आप जरा देखें तो ये जो कार्बन फैमिली का मेंबर है, कार्बन भी अपने मेंबर से डिफरेंटली बिहेव कर रहा है, इसी तरह ब्रिलियम भी, ठीक है। तो अब आपने देखना है कि ये जो एनॉमलस बिहेवियर वाले क्वेश्चंस है ना, ये तो मस्ट पूछे जाने हैं, इनकी कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए। अब ये एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड नहीं आपसे पूछा जाएगा, जो एनॉमलस बिहेवियर शो हो रहा है ना वही पूछा जाएगा। अब यहाँ पे देखें कार्बन जो है वो एनॉमलस बिहेवियर शो कर रहा था ना, कार्बन हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा था कार्बन के टेट्रा हैलाइड्स, लेकिन बाकी सब के हो रहे थे, तो वो क्यों हो रहे हैं और कार्बन क्यों नहीं हो रहा, और कैसे बाकी मेंबर्स कैसे हो रहे हैं वो भी ड्रॉ करना है। देन आ जाए कोऑर्डिनेशन नंबर वाला जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाला टॉपिक है, उसमें आपके पास बाकी चीज़ें तो स्किप ही हो गई है ना, मतलब आपके पास सिंपल कोऑर्डिनेशन नंबर या लिगेंड्स या उसके टाइप्स इंक्लूडेड है, नोमेनक्लेचर भी एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है, तो ये आप इजीली कर सकते हैं डेफिनेशन। अब देखें पूरा का पूरा बी पार्ट कितना सीधा और सिंपल पूछा हुआ है, ठीक है। आप आ जाएं अपने सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में देखें डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट है, कोई ना कोई डिटेक्शन तो पूछ ही लेंगे, इन्होंने कार्बन हाइड्रोजन की पूछ ली, चलें ठीक है। रेजोनेंस एनर्जी का पूछ लिया, रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ कर दें, वो पूछ लिया। अब ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर दें, ठीक है, सेकंड थर्ड क्वेश्चन में, और इनका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बता दें, ठीक हो गया। फिर अब ये वाला क्वेश्चन बच्चों को लगेगा ओहो ये तो बहुत मुश्किल आ गया, चौथा क्वेश्चन। भाई अगर आपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है ना कि एक्वस क्यूएच क्या करता है और अल्कोहलिक क्यूएच क्या करता है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अल्कोहलिक क्यूएच क्या करता है, एलिमिनेशन करता है, ठीक है। ये अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर से आया है, क्योंकि उसमें ही आपने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों किए हैं, ठीक है। अब ये यहाँ से आपको पता चल गया, एक्वस लगा हुआ था कि भाई सब्स्टिट्यूशन होनी है, ठीक है, ब्रोमीन ने निकलना है और OH ने अटैच होना है। तो अब वो कह रहे हैं कि भाई हमें बता दें कि ये जो C4H9Br है इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसा होगा, क्या स्ट्रेट चेन होगा या ब्रांच होगा, कैसा होगा। तो उसके लिए उन्होंने आपको कुछ बातें बताई हैं कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना सब्स्टिट्यूशन का, वो सिर्फ एक कंपाउंड पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। अब आपने SN1 SN2 डिटेल में पढ़ा हो तो आपको पता है कि SN1 में हमेशा अल्काइल हैलाइड पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि वो 2 स्टेप रिएक्शन है, और स्लो स्टेप में सिर्फ अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ से आप बता देंगे कि भाई अच्छा ठीक है ये SN1 रिएक्शन हो रहा है। जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि SN1 होगा तो आप SN1 कौन से जो है वो अल्काइल हैलाइड्स देते हैं, हमने बार बार पढ़ा हुआ है टर्शियल अल्काइल हैलाइड्स SN1 परफॉर्म करेंगे, ठीक है, और प्राइमरी जो है वो SN2 परफॉर्म करेंगे। तो आप इसका टर्शियरी स्ट्रक्चर बना दें। तो स्टूडेंट्स टर्शियरी स्ट्रक्चर हमारे पास कैसे बनेगा, 4 कार्बन है ना, ठीक है, तो ये यहाँ पे ब्रोमाइड अटैच है, तो टर्शियरी का मतलब है कि ये जो हेलोजन के साथ कार्बन अटैच है वो फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। C4H9 H9 और
ब्रोमीन। ठीक है, तो ये हमने स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करके बता दिया। तो ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन था, SN1 SN2 से आया हुआ था। और ग्रिग-नॉट के रिएक्शन में तो आपने कीटोन्स को जो है वो टर्शियल अल्कोहल्स में कन्वर्ट करने के रिएक्शंस किए हुए हैं, ये वही आया हुआ है डायरेक्ट। और बेंजीन की आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए बार बार बोला है कि बेंजीन के कॉमन नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ड्रॉ करने के लिए आएंगे। देखें, रेजरसिनोल, हाइड्रोक्विनोन, कैटिकोल, ये सारे बेंजीन वाले ही हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास कैटिकोल, रेजरसिनोल और हाइड्रोक्विनोन है, इनको अगर हम लिख लें, ठीक है, इस तरह से अल्फ़ाबेटिकली, कैटिकोल पहले आता है, फिर हाइड्रोक्विनोन आता है, फिर रेजरसिनोल आता है। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली। तो कैटिकोल और हाइड्रोक्विनोन जो है वो क्या होंगे, ऑर्थो और पैरा पोजिशंस वाले होंगे। रेजरसिनोल जो है वो मेटा पोजिशन वाला होगा। ठीक है, तो ये आपने कुछ इस तरह से हिंट्स रखनी है। जैसे अब मैं कैटिकोल ड्रॉ करूँगा तो कैटिकोल ऑर्थो वाला ड्रॉ करना है, तो OH जो है वो एक दूसरे के ऑर्थो पोजिशन पर ड्रॉ कर देंगे ऐसे। ठीक है, तो ये कुछ हिंट्स रखेंगे तो वहाँ पर जल्दी जल्दी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ होंगे। देन आ जाएं, देखें एल्डोल कंडेंसेशन, कौन कौन से एल्डिहाइड्स जो हैं वो एल्डोल कंडेंसेशन देंगे। ठीक है, ये 3 दिए हुए, इनमें से सब के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें और बताएं कि किस तरह से ये एल्डोल कंडेंसेशन देंगे, नहीं देंगे। जो देगा एसिटाल्डिहाइड तो उसका आपने रिएक्शन भी लिखना है, और जो है वो आपके पास फर्दर एल्डोल कंडेंसेशन के जो स्टेप्स हैं वो सारे मैकेनिज्म के वो भी लिखने हैं। ठीक हो गया। अब अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर तो आपकी न्यू बुक में एब्सेंट है। वाई बेंजीन प्रेफर एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों देता है, एडिशन क्यों नहीं देता? क्योंकि देखिए इसमें रेजोनेंस हो रही है। ठीक है, सिंपल आपने रेजोनेंस का वाला वर्ड हाईलाइट करना है कि रेजोनेंस की वजह से ये बेंजीन रिंग बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है और वो अपनी स्टेबिलिटी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, दैट्स वाई वो सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करता है। क्योंकि अगर वो एडिशन परफॉर्म करेगा तो उसकी स्टेबिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपके पास सिंपल मेजर माइनर प्रोडक्ट वाला जो है वो मार्कोनिकॉफ रूल आ गया। ठीक है, आप इसमें ऐड करें, हाइड्रोब्रोमिनेशन करें और प्रॉपर मार्कोनिकॉफ रूल को एक्सप्लेन करें। तो कितना आसान सी पार्ट आया हुआ है। अब डी पार्ट पे आ जाएं तो सीधा सीधा क्वेश्चन आया है कि आपने मैकेनिज्म करने हैं। देखिए एल्डिहाइड कीटोन्स के मैकेनिज्म तो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन का एसिडिक मीडियम में और HCN का बेसिक मीडियम में आप मैकेनिज्म लिखें। अब स्टूडेंट को मैकेनिज्म ही नहीं आता, मैकेनिज्म पूछेंगे कहेगा भूल गया, तो फिर उसका क्या किया जा सकता है? ठीक है, तो मैंने आपको सिंपल बगैर रट्टे के मैकेनिज्म प्रिपेयर करना सिखाए हैं, तो आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। अब देखें, ये इतना इजी क्वेश्चन है, 4 नंबर का दे दिया है कि आप एथाइल अल्कोहल के लिहाज से, ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अब बच्चे ने एक्सरसाइज प्रिपेयर ही नहीं की होती, वो चैप्टर के अंदर ही जो है वो देख रहा होता है, अच्छा ना उसने पास्ट पेपर्स देखे होते हैं ना एक्सरसाइज देखी होती है। अब ये कितना सिंपल है, लेकिन बच्चे को एक्सप्लेन नहीं करना आता। अब यहाँ पर क्या देखें, जब आप इथाइल अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करेंगे ना, इसमें आपने 2 इक्वेशंस लिखनी है, एक लो टेम्परेचर और एक हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो लो टेम्परेचर पे आपके पास ईथर ही बनेगा और हाई पे जो है वो अल्कीन बनेगा। फिर उन्होंने दोबारा से ईथर फॉर्मेशन भी पूछ लिया, तो अब फिर एक इक्वेशन ईथर वाली दोबारा से आपको लिखनी है। ठीक हो गया। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो कि डिफरेंट था, मैंने आपसे कहा था 2019 में जो थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये कार्बन जो है वो प्राइम यानी हाइड्रोक्सिल, ये सेकेंडरी कार्बन है। ठीक है, ये सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पर अटैच हुआ है, ये प्राइमरी अल्कोहल है और ये टर्शियरी है। ठीक है, तो इनकी कैसे ऑक्सीडेशन होगी, तो ये मैंने आपको अल्कोहल की ऑक्सीडेशन यानी जो रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स है ना, उसकी वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाए। अब आपका जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, रिड्यूस सिलेबस में सिर्फ 2 ट्रांजिशन एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं, आयरन और कॉपर, और वो इंतहाई आसान है, इंतहाई आसान है। अगर उसकी जगह मैग्नीज डाल देते ना तो वो बहुत ही आपके लिए मुश्किल हो जाना था, या क्रोमियम। ठीक है, तो इतने आसान वाले डाले हैं आयरन और कॉपर, तो उनका आपको हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, अमोनिया सोल्यूशन के साथ, कार्बोनेट के साथ इक्वेशंस रटी हुई होनी चाहिए। ठीक है, अब अमोनिया सोल्यूशन के साथ आप नोट कीजिएगा 2 तरह की इक्वेशंस होंगी, इन विच अमोनिया एक्ट्स एज अ लिगेंड एंड इन विच अमोनिया एक्ट्स एज अ बेस। तो वो आपने अलग अलग लिखनी है। देखें 6 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको नंबर नहीं मिल जाएंगे। लास्ट में आप आ जाएं एनालिटिकल पे।
एनालिटिकल पे आपके पास देखें किस तरह का क्वेश्चन है कि आप एनएमआर मैथ्स वगैरह को रट्टे लगा रहे होते हैं, आईआर को देखें, सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है और दोनों का डिफरेंस लिख दें, एटॉमिक एमिशन एब्जॉर्प्शन का। तो उसमें आपने प्रॉपर्ली कॉलम बना के डिफरेंसेस भी लिखने हैं और उनकी जो डायग्राम्स ड्रॉ हुई हैं एटॉमिक एमिशन एब्जॉर्प्शन की वो भी ड्रॉ करेंगे तो नंबर पूरे 7 मिलेंगे। और लास्ट में ऑर्थो मेटा पैरा डायरेक्टर वाला जो है 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। बेंजीन के चैप्टर में हमने बड़े डिटेल में इसको डिस्कस किया है, लिखने में बहुत छोटा और मार्क्स में बहुत ज़्यादा है, 6 मार्क्स का। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट ड्रॉ करनी है। एंड बिल्कुल लास्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास बेरिलियम का है। आपको बताया कि 2 पॉइंट्स लिखेंगे डिफरेंट इसके, तो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस जो हैं वो 2 लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। तो इसका मतलब है कि आपको पूरे 14-15 जितने भी पॉइंट्स हैं ना बुक में वो सारे के सारे लिखने हैं तो 7 मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए बिल्कुल भी मुश्किल पेपर नहीं था, बहुत इजी, बहुत सिंपल। अब मुझे नहीं पता, अब आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट्स करके कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि जो पेपर आ गया है वो इतना मुश्किल है कि वो हमें आ ही नहीं रहा, हमें नहीं समझ आती वो कहाँ से आ गया। ये तो बिल्कुल सामने से आया और मैंने सारे पेपर चेक किए हैं पास्ट 2-3 साल के कि कोई भी मुझे ऐसा क्वेश्चन नहीं लग रहा कि जो बहुत घुमा के किया हो। ऑलरेडी केमिस्ट्री इतनी घूमी हुई होती है तो उसको और क्या घुमाएंगे, ठीक है। तो इसको ये डायरेक्ट ही आपने प्रैक्टिस करनी है, जस्ट प्रैक्टिस। दिन बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपके पूरे नंबर आएंगे, ठीक है। लास्ट में हम जो है वो एक डिस्कशन कर लेते हैं कि अभी हमारा 2021 का जो केमिस्ट्री का सेकेंड ईयर का पेपर है वो इजी होगा या डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। देखें जो पीछे पेपर्स हो चुके हैं मैथ्स का, बायो का और फिज़िक्स का, तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं हमने बड़ा इंपॉर्टेंट वाला तैयार किया था और सिंपल वाला आ गया तो वो हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे करें। तो आपने केमिस्ट्री में क्या करना है कि थॉरली स्टडी करनी है। अगर कोई यूजेस हैं, जैसे कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स के यूजेस हैं या कोई एडहेसिव्स का टॉपिक है या कोई भी ट्रेंड है, इजी और सिंपल वंस ट्रेंड है, या एनालिटिकल में देख लें बहुत ही सिंपल सा, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, स्पेक्ट्रोमीट्री क्या होती है, उनका डिफरेंस क्या है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपने करने हैं क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बच्चों को अटैम्प्ट नहीं करने आते, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मुश्किल वाले प्रिंसिपल याद किए होते हैं, मुश्किल वाले मैकेनिज्म याद किए होते हैं, सिंपल उनको नहीं आ रहा होता। तो आपने सिंपल वंस भी याद करने हैं, ठीक है, कि अगर सीधा सीधा क्वेश्चन आता है तो आप परेशान ना हो, आप उसको अटैम्प्ट कर लें, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह आप अच्छी सी तैयारी करेंगे तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल के बटन को भी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चले कि केमिस्ट्री का पेपर इतना मुश्किल होता नहीं है जितना हमने उसको सोच लिया होता है कि हम उसको बहुत मुश्किल आ गया, ऐसा नहीं होता। ईजी पेपर होता है, बस तैयारी होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, वहाँ पे आपको भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स। थैंक यू।